बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और मस्त स्वस्थ होंगे, सब तरीके के होंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है हमारे साथ जो साथ बंदित हुए होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो, आज आप लोग जो है ना इस बैच को अवेल कर लेना। क्यों क्यों इसको अवेल कर लेना? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कल मैं एप्लीकेशन पर एक मैराथन लेकर आऊंगा। कल कल मतलब तारीख कितनी है? 17 तारीख है, 17 अगस्त को। लेकिन ये जो मैराथन होगी ये एप्लीकेशन पर होगी, एप्लीकेशन पर होगी ये जो मैराथन होगी। ठीक है, ये यूट्यूब पर नहीं होगी। सभी साथी इस बात का ध्यान रखना। तो ये मैराथन आपके ऐप पर होगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन का नाम क्या है हमारा? रोजगार विद अंकित, ठीक है ना। इस क्लास के खत्म होने के बाद ठीक है आपको वो शेड्यूल में दिख जाएगी। वो क्लास आपकी लाइव स्टार्ट होगी 3 बजे, लाइव 3 PM स्टार्ट होगी, ठीक है। और उस लाइव क्लास में हम क्या करेंगे? उस लाइव क्लास में हम भारतीय विचारकों को पढ़ेंगे, इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे, भारतीय विचारकों को उसमें हम पढ़ेंगे। उस क्लास में भारतीय विचारकों में आपके सिलेबस में बेसिकली मनु दे रखे हैं, आपको मनु को पढ़ना है, आपको कौटिल्य को पढ़ना है, कौटिल्य दे रखे हैं आपको, ठीक है। और आपको एक महात्मा गांधी, मतलब आपको गांधी पढ़ना है, गांधी के विचारों को पढ़ना है, गांधी का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत पढ़ना है, गांधी का सत्याग्रह पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना और कोशिश करना सब लोग कि आप इस क्लास को लाइव ही लें एप्लीकेशन पर। ठीक है जी, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं? हाँ, दूसरा ठीक है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जैसे ही कोई भी चैप्टर आपका खत्म होगा, जैसे मैं ये थिंकर्स पढ़ा रहा हूँ, तो थिंकर्स के पढ़ाने के बाद जैसे ही थिंकर्स खत्म हुए तो जितना भी मैंने पढ़ाया है मैं पढ़ा रहा हूँ फ्लो चार्ट का यूज करते हुए। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं फ्लो चार्ट का जो यूज करते हुए पढ़ा रहा हूँ बच्चे, जो मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपको एक टाइपिंग फॉर्म में एप्लीकेशन में ही उपलब्ध करवा दूंगा। आपको जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर उसके आपको टाइपिस्ट फॉर्म में ठीक है सारे नोट्स मिलेंगे और वो आपकी तैयारी कराएंगे साथ ही साथ मेंस के लिए। ये बात समझ में आ रही है? साथ साथ एक मेंस के लिए आपकी तैयारी होती चली जाएगी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके बीच में साझा करनी थी। आइए तो आज हम ठीक है अरस्तु को ही कंटिन्यू करते हैं। 2 से 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अरस्तु के संदर्भ में ठीक है शासन का वर्गीकरण। अरस्तु ने शासन का वर्गीकरण किया है, कितने आधारों में किया है, किस तरह से उसने शासन को बांटा है। तो अरस्तु का शासन पढ़ेंगे, अरस्तु का शासन क्या है। दूसरा, अरस्तु के संबंध में नागरिकता क्या है, अरस्तु किसको नागरिक मानेगा, नागरिक किसे माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। और तीसरा, हम अरस्तु के संदर्भ में देखेंगे कि क्रांति क्या होती है, अरस्तु ने क्रांति को किस तरह से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर 3 चीजें, अरस्तु की क्रांति क्या है, अरस्तु नागरिक किसे मानेंगे और अरस्तु के आधार पर शासन को कितने भागों में बांटा गया है, शासन का कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के बाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक भैया का कमेंट है कि सर हमें पता नहीं चल पा रहा। भैया हेल्पलाइन नंबर है, पता कर लो। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के खत्म होने के बाद ठीक है केवल आज ही का आपके पास दिन है, वो भी रात के 12 बजे तक आप प्लीज ले लेना। ठीक है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा पर्सनली कि वही कोर्स खरीदने के लिए आपको 200 रुपए फालतू देना पड़े। 200 रुपए ठीक है बच्चे, ऐसा अमाउंट होता है 200 रुपए में आपके फोन का 1 महीने का रिचार्ज हो सकता है। ठीक है, 200 रुपए और खामखा क्यों देना जब हमें वही चीज 800 रुपए में मिल रही है, तो हम 1000 रुपए में से क्यों ले। ठीक है, चलिए तो ये बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु के संदर्भ में हमें क्या, तो अरस्तु के संदर्भ में हमें शासन समझना है और अरस्तु ठीक है नागरिक किस किसको मानते हैं और अरस्तु के संदर्भ में क्रांति क्या है ये हमें देखना है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, बीच बीच में क्या है थोड़ा सा ब्लिंक करने लग जाता है ना, ये ब्राइटनेस कम होती है इस वजह से ब्लिंक करने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस क्लास को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जब ये कल क्लास हो एप्लीकेशन पे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब पर हैं, मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी एप्लीकेशन पर इस क्लास से ठीक है मुझसे जुड़े, क्योंकि इसमें मैं भारतीय विचारक कराऊंगा। और आप विश्वास मानिए कि भारतीय विचारकों से ठीक है प्रीवियस ईयर में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो मोस्टली प्रश्नों का वेटेज है वो भारतीय विचारकों से है, तो भारतीय विचारक है। और ठीक है आप लाइव पढ़ना, क्योंकि कल संडे है, कल सभी की छुट्टी होगी और हर संडे में कोशिश करूंगा कि एक ऐसी मैराथन में आप लोगों के लिए लगाऊं। 7 दिन तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, प्लस संडे को भी मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, क्लियर है? आइए, तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे एक सबसे अच्छी चीज आप लोगों में क्या लगती है कि आप लोगों में अनुशासन बहुत है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि अनुशासन है। आप लोग ठीक है नियमित क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब जो है रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, नियमित क्लासेस ले रहे हैं और वही संख्या बल है आपका जो पहली क्लासेस में था। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी थी। अब हम बात करेंगे सर अरस्तु का शासन। ठीक है, अरस्तु का शासन, अरस्तु के शासन को देखेंगे। अरस्तु सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि सब शासन के 2 प्रकार के रूप होते हैं। एक होता है शासन का शुद्ध रूप, जिसको अरस्तु ने बोला है कि वह शासन का सामान्य रूप है। और दूसरे प्रकार का जो रूप होता है शासन का, वो होता है विकृत रूप, जब शासन बिगड़ जाता है, जब शासन में कमी आ जाती है, जब शासक वर्ग जो है वो अनैतिक हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये 2 चीजें समझनी होंगी। ठीक है, सभी मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों को, कि अरस्तु का जो शासन है ना, अरस्तु के शासन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो अरस्तु कहते हैं कि शासन का जो सबसे पहला रूप होता है वह होता है अरस्तु का शासन का शुद्ध रूप। इस शुद्ध रूप को आप अरस्तु के शासन का सामान्य रूप कहेंगे, सामान्य रूप कहेंगे। और दूसरा होता है भैया जी शासन का विकृत रूप। विकृत रूप का मतलब क्या होता है, जब शासन में कमी आ जाती है, शासक वर्ग जिनके हाथों में शासन की शक्तियां होती हैं वे भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन है कि भाई शासक वर्ग में कितने व्यक्ति शामिल हैं। यहाँ पर आप समझना, शासक वर्ग में शामिल व्यक्ति, शासन कितने लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, शासन कितने लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर शासक वर्ग में एक व्यक्ति शामिल है तो वो जो शासन का शुद्ध रूप है, वो जो शासन का सामान्य रूप है, उसको हम लोग कहेंगे कि वह राजतंत्र होगा। ठीक है, और अपने गुरु की भांति अरस्तु भी, मतलब प्लेटो की भांति अरस्तु भी राजतंत्र को सबसे योग्य शासन मानते हैं। ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें तो अरस्तु को भी लगता है कि वास्तव में अगर राजा नैतिक है, फिर राजा सद्गुणी है, तो फिर राजतंत्र शासन के सभी फॉर्म में सबसे अच्छा है, क्योंकि वह हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में राजा सोचता है। ठीक है, लेकिन अगर यही राजा जो है जिसके पास शासन की संपूर्ण बागडोर है, शासन की सभी शक्तियां जिस राजा के हाथों में निहित है, अगर वही अनैतिक हो जाए, अगर वह पथभ्रष्ट हो जाए, अगर वह अपने ठीक पथ से भटक जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो शासन है ये क्या बन जाता है, निरंकुश तंत्र बन जाता है। फिर ये शासन कैसा हो जाता है, फिर ये निरंकुश तंत्र बन जाता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भाई अरस्तु के अनुसार राजतंत्र का विकृत स्वरूप क्या कहलाएगा,
अरस्तु के अनुसार राजतंत्र का विकृत स्वरूप क्या कहलाएगा? तो ये ध्यान रखना है कि अरस्तु के अनुसार राजतंत्र के विकृत स्वरूप को आप लोग क्या कहेंगे? निरंकुश तंत्र कहेंगे। अगर राजा नैतिक है तो राजतंत्र है, अगर राजा अनैतिक हो गया तो बड़ा स्वाभाविक है वो कैसा हो जाएगा? वो निरंकुश तंत्र हो जाएगा। दूसरा, अरस्तु बोलते हैं अगर शासक वर्ग में ठीक है कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग अगर शासक वर्ग में शामिल होते हैं, देखिए एक नहीं, अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन की संपूर्ण शक्तियां नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है राजतंत्र है। लेकिन अगर शासन में तो कुछ लोग शामिल हैं, कुछ लोग का मतलब होता है कि वो दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, अगर ऐसे लोग शामिल हैं, ठीक है, तो उसको बोलता है कि वह कुलीन तंत्र होगा। इस प्रकार के शासन को अरस्तु ने क्या बोला है कि वह कुलीन तंत्र होगा, या फिर उसको श्रेणी तंत्र बोला गया है। कुलीन तंत्र या श्रेणी तंत्र बोला गया है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बताएंगे एक बार। देखिए यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वह क्या होगा? कुलीन तंत्र या श्रेणी तंत्र कहलाएगा, या फिर आप इसे अभिजात्य तंत्र भी बोल सकते हैं। अभिजात्य तंत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभिजात्य तंत्र भी बोल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर देखिए उसका स्वरूप विकृत हो गया, अगर उसमें खामी आ गई, अगर उसमें खामी आ गई तो वो क्या हो जाएगा? तो भैया जी आपका धनिक तंत्र बन जाएगा, धनिक तंत्र बन जाएगा, या फिर आपका वर्ग तंत्र बन जाएगा। मैं समझाता हूं आपको, वर्ग तंत्र बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई सभी को? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर शासन में देखिए शामिल सभी लोग हैं, राज्य के सभी जनता, समस्त जनता, सभी लोग, आप ये कह सकते हैं कि समस्त जनता अगर शासन में शामिल है, समस्त जनता अगर शासन में शामिल है, तो शासन के ऐसे तंत्र को, शासन के ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? प्रजातंत्र बोला जाएगा। बड़ा स्वाभाविक है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि जब सभी लोग शासन में अपनी सहभागिता निभाते हैं, सभी लोग शासन के तीनों ही प्रकार के अंगों में अपनी किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजातंत्र कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रजातंत्र को उन्होंने संयुक्त प्रजातंत्र कहा है या मध्यवर्गीय तंत्र कहा है। क्या बोला है? संयुक्त प्रजातंत्र। इसको हिंदी में आपको याद रखना है, या मध्यवर्गीय तंत्र। मध्यवर्गीय तंत्र। आप सभी को पता है कि विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देशों ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को अपनाया है, और लोकतंत्र या प्रजातंत्र शासन की सबसे बेस्ट फॉर्म मानी जाती है, शासन का सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु क्या है कि यहाँ पर अरस्तु बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे लोकतंत्र या प्रजातंत्र में। लोकतंत्र या प्रजातंत्र को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर नहीं मानते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर वह विकृत हो जाए तो वह भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। हालांकि विकृत तो हर एक स्वरूप हो रहा है, हर एक स्वरूप विकृत हो रहा है। विकृत होने के बाद वह अपने मूल गुणों को खो देता है, विकृत हो जाने के बाद वे अपने मूल गुणों को खो देता है। लेकिन फिर भी वो प्रजातंत्र को इतना बेहतर नहीं मानते जितना कि वो राजतंत्र को मानते हैं। उनको लगता है कि राजा एक राज्य का अभिभावक होता है। जिस प्रकार से अभिभावक तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता, तुम्हारे बारे में अभिभावक कभी गलत नहीं सोच सकता, बुरा नहीं सोच सकता, वैसे ही राजा भी अभिभावक है। राजा कभी भी अपनी प्रजा के बारे में गलत नहीं सोच सकता। ऐसा अरस्तु बोलते हैं। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हो रही है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में मैं आपको शासन के ये तीनों प्रकार के जो तंत्र हैं, ठीक है, जब उनका सामान्य शुद्ध रूप होगा इसको समझाऊंगा, सामान्य शुद्ध रूप, और जब विकृत हो जाएंगे तो मैं इसको समझाऊंगा। देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि शासन के 3 अंग होते हैं बच्चे। आप प्राचीन से प्राचीन किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली का अध्ययन करें, आप प्राचीन से प्राचीन किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली का अध्ययन करें तो आप शासन के इन 3 अंगों को पाएंगे। शासन के ये जो 3 अंग होते हैं क्रमशः, इनको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा हम इनको न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। शासन के 3 अंग हैं और सामान्यतः इनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो विधायिका है इसका काम होता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, प्लीज सब लोग समझिएगा, ये आगे भी आप पढ़ेंगे। तो विधायिका जो है ये क्या है? ये कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था। क्या कहेंगे? कानूनों के निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका। एक ऐसी संस्था जिसका काम ही होता है कानूनों का निर्माण करना। अब जब कानूनों का निर्माण हो गया तो निर्मित कानूनों के आधार पर शासन करना, निर्मित कानूनों के आधार पर बच्चे उन कानूनों को लागू करना, उस संस्था को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। इसको अंग्रेजी में हम लोग लेजिस्लेचर कहेंगे। मैं अंग्रेजी में भी बता देता हूं, इसको लेजिस्लेचर कहेंगे हम लोग विधायिका को। और ये जो कार्यपालिका है इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम क्या होता है कि भाई जो कानून बन गए, लेकिन जो निर्मित हो चुके हैं कानून, उन कानूनों को लागू कराना या उन कानूनों के आधार पर शासन करना, ये इसका कार्य होता है। तो मैं लिख देता हूं, निर्मित कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है ये कार्यपालिका। निर्मित कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है, संस्था जिसका कार्य क्या होता है बच्चे? कानूनों को लागू कराना, कानूनों को लागू कराना, ये इसका कार्य होता है। ये कानूनों को लागू कराती है संस्था। और तीसरी संस्था होती है भैया जी आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है कि भाई अगर कोई भी निर्मित कानून, ठीक है, जो कानून बन चुका है और उस कानूनों के प्रभावी होने में, कार्यान्वयन होने में कोई भी किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर कर रहा है, उन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, उन कानूनों के आधार पर अपना आचरण नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह उसको सजा देने का या दंड देने का कार्य करती है। मतलब कह सकते हैं कि जो कानून बन चुके हैं उन बने हुए कानूनों को, किसका कार्य है? कानूनों को बनाना, विधायिका। विधायिका लेजिस्लेचर कानूनों को बनाती है, लेजिस्लेचर कानूनों को बनाने वाली संस्था है, कानूनों को निर्मित करने वाली संस्था है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये निर्मित कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। इसका काम होता है कि भाई जो कानून बन चुके हैं उसके आधार पर हम शासन करेंगे, उन कानूनों को लागू करेंगे। अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, ठीक है, जो विधायिका के द्वारा निर्मित और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाने वाले कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप करती है, किसी भी तरह के बच्चे कोई इंटरफेयर करती है या उन कानूनों के विपरीत आचरण करता है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में उसको दंड दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि न्याय देने वाली संस्था को आप क्या कहेंगे? न्यायपालिका कहेंगे। तो बड़ा आराम से आप लिख लीजिए कि भाई निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। ठीक है, तो शासन के ये 3 अंग है और शासन के ये तीनों अंग अपने अपने कार्यों में, ठीक है ना, अपने अपने कार्यों को करते हैं जो कार्य इन्हें दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर एक सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत आता है, ठीक है, सब लोग समझना। देखिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है, ये प्रिंसिपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसको हम बोलते हैं द सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत।
शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में चर्चा प्लेटो ने भी की है। अभी आपको याद आ जाएगा कैसे। प्लेटो ने बोला है कि राज्य एक्चुअली 3 वर्गों से मिलकर बनता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो राज्य 3 लोगों से मिलकर या 3 वर्ग से मिलकर बना है। एक ऐसा जिसके पास बुद्धि है वह दार्शनिक शासक बनेगा, एक ऐसा जिसके पास साहस है वो सैनिक बनेगा, एक ऐसा जिसके पास तृष्णा है वासना है, ठीक है, वो बनिया बनेगा, मतलब उत्पादक वर्ग बनेगा। तो वो क्या बोलते हैं न्याय में, देखिए प्लेटो साहब बोलते हैं कि एक तो सभी अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर कार्यों को चुने। ये आपका व्यक्तिगत न्याय है कि आपके पास जो क्षमता है आप उसी के आधार पर अपने कार्यों का सिलेक्शन करें। दूसरा सामाजिक न्याय क्या है, कोई एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, बेमतलब का खामखा कोई हस्तक्षेप ना करे। ये बात मेरी सभी को समझ में आ रही है ना। तो ठीक वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत प्लेटो के अकॉर्डिंग ये जो शासन के तीनों अंग हैं ये अपने अपने कार्यों को करेंगे, शासन के तीनों अंग, और कोई एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। विधायक कार्यपालिका के कार्यों में, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में, न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत बोलते हैं। अगर आज से पहले कभी भी आपको शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत समझ में नहीं आया था तो उम्मीद करता हूं कि आज ये शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, शासन के तीनों अंग, ठीक है, अपना अपना कार्य करेंगे, अपने अपने कार्यों को संपादित करेंगे, ठीक है ना। कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी अंग किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? चलिए मुझे बताएंगे क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इस शासन के तीनों अंग बचे, जो कार्य इनको सौंपा गया है ये अपने अपने कार्यों को करेंगे और कोई किसी के कार्यों में किसी भी तरह का कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है ना, जिसका आपको इंतजार था सुनने का कि भाई एक बात बताइए सर, राजतंत्र क्या है? राजतंत्र क्या है बच्चे? तो देखो पहले सबसे पहले आप राजतंत्र समझना। राजतंत्र का मतलब ये होता है कि जब राजा ही, मतलब एक ही व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति है राजा, ठीक है। जब राजा, मान के चलिए मैं राजा हूँ, तो जब राजा ही कानूनों का निर्माण करें, वो बात अलग है कि वह कानूनों का निर्माण करने में 3-4 लोगों की मदद ले सकता है, लेकिन जिन 3-4 लोगों की मदद ले रहा है, देखो उन 3-4 लोगों के निर्णय राजा के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई मेरे परामर्शदाता हैं ये 2-3 लोग, अब ये जो मेरे 2-3 लोग परामर्शदाता हैं, तो आमतौर पर मैं इनसे परामर्श लूंगा। मैं अपने राज्य में कोई नया कानून बना रहा हूं किसी भी प्रकार के टैक्स से संबंधित, मान के चलिए कि मैं अपने राज्य में कोई नया सिंचाई कर लगा रहा हूं, तो जब मैं अपने राज्य में नया सिंचाई कर लगा रहा हूं तो मैं 4-5 लोग जो हैं, जो बहुत लोकप्रिय लोग हैं, जो जनता के हर एक तरह के दुख से, सुख से और जनता के प्रत्येक प्रकार के, ठीक है ना, व्यवहार से जो परिचित हैं, जो जनता के बीच में रहकर कार्य करते हैं, तो मैंने उन्हें बुलाया उन 4-5 लोगों को और उनसे पूछा कि भाई मैं नया प्रकार के कर सिंचाई कर लगा रहा हूं, आपकी इसमें क्या राय है, मुझे लगाना चाहिए नहीं? देखो, और अगर मुझे लगाना चाहिए तो उसकी दर कितनी होनी चाहिए, उसका रेट कितना होना चाहिए? तो इन्होंने अपने अपने विचार दिए। पहला बोला राजा साहब लेकिन मेरा मानना है कि सिंचाई कर लगना चाहिए, लेकिन उसकी जो हमें रेट है वो बहुत कम रखनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं राजा साहब मेरा मानना है नहीं लगना चाहिए, राज्य की जनता जो है, प्रजा जो है, वो ऑलरेडी बहुत गरीब है, तो कहां से सिंचाई कर दे पाएगी, क्योंकि उसको कुछ ऐसा कोई महत्वपूर्ण उत्पादन होता नहीं है, खेतों में सूखा की स्थिति है। तीसरा बोलता है कि नहीं राजा साहब सिंचाई कर लगना भी चाहिए और जो रेट है वो बहुत ज्यादा भी रखनी चाहिए हमको, क्योंकि रेट अगर हम ज्यादा रखेंगे तो बड़ा स्वाभाविक है हमें ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा, और ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त होने में हम उसे अपने सैनिक कार्यों में खर्च करेंगे, और जब सैनिक कार्यों में खर्च करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा राज्य उन्नति करेगा, प्रसार करेगा, नए नए क्षेत्रों को जीतेंगे, हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे। चौथा, कोई उसने अपनी राय दी, लेकिन राजा सबकी राय को सुनेगा, लेकिन किसी की राय के अनुसार वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, राजा करेगा भाई जो अपना मन करेगा, तो मतलब कानूनों का निर्माण करेगा राजा, राजा की इच्छा ही कानूनों का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। जैसे कि लुई 14 का एक, फ्रांस का एक शासक हुआ लुई 14 का एक स्टेटमेंट है कि मेरे शब्द ही शासन है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूवी आई थी बाहुबली, और उसमें एक राजमाता थी, राजमाता शिवगामिनी देवी, और वो उसी डायलॉग को बोलती है। वो डायलॉग एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लुई 14 से चुराया गया था उस मूवी में, जहां पर वो शिवगामिनी देवी बोलती है, कटप्पा से बोल रही है, आई थिंक कटप्पा मेरे शब्द ही शासन है। तो वो यही है कि भाई शब्द ही शासन का मतलब है कि जो बोल दिया वो कानून बन गया। अब कानून बन गया तो कानूनों को लागू कराना है, कानूनों के आधार पर शासन करना है, तो यहाँ पर राजा एक मंत्री परिषद की हेल्प लेगा। लेकिन राजा, जैसे आप आगे पढ़ेंगे इतिहास में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्य काल पढ़ाऊंगा या फिर मैं आपको मौर्य उत्तरकाल पढ़ाऊंगा, गुप्त काल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं विभिन्न प्रकार के आपको मंत्री और अमात्यों की श्रेणी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई लवणाध्यक्ष है, कोई खानाध्यक्ष है, कोई, ठीक है, आपका विनीताध्यक्ष है, तो इनके अलग अलग कार्य हैं और ये अपने अपने अलग अलग कार्यों को संपादित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज आपके गृह मंत्री हैं, जैसे कि आज आपके रक्षा मंत्री हैं, जैसे कि आज आपके बच्चे वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, सभी अपने अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही एक मंत्री परिषद होगी, ठीक वैसे ही एक मंत्री परिषद होगी जिसके आधार पर राजा उन कानूनों को लागू करवाएगा, उन कानूनों के आधार पर प्रशासन करेगा। लेकिन यहाँ पर भी राजा बॉस है, राजा मंत्री परिषद का मुखिया है राजतंत्र में, और राजतंत्र में राजा ही न्यायपालिका का भी मुखिया होता है। न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहेंगे, राजतंत्र में राजा ही जुडिशरी का मुखिया होता है। जुडिशरी का मुखिया होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि बेशक राजा न्याय करने के लिए, ठीक है, कुछ जजेस की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत में देखो तो काजी, ठीक है, इस तरह का पद होता था, लेकिन फिर भी, ठीक है, वो राजा का अधीनस्थ है। अगर कोई व्यक्ति काजी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो सम्राट के पास, वो सुल्तान के पास अपनी अपील भेज सकता था। तो ठीक वैसे ऐसे यहाँ पर आपको मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में भी मिलेगा कि न्याय करने वाले अधिकारी आपको मिलेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर, ठीक, उनसे उनके न्याय से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अपील कर सकता था राजा के पास। मतलब न्याय की शक्तियां भी राजा में ही निहित है, लेकिन अंतिम रूप से, ठीक, राजा ही, ठीक, सही और गलत ठहराएगा। ये बात ध्यान रखना। तो जब शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाती है तो उसको हम लोग कहेंगे राजतंत्र। राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? उसको हम राजतंत्र बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा, ये राजतंत्र अच्छा रूप है, ठीक है, सदरूप है। लेकिन अगर राजा में बुराइयां आ गई, मुझ में बुराइयां आ गई, तो मुझ में क्या बुराइयां आ गई कि मैंने सोचा कि यार मेरे बाद मेरा बेटा शासक बनेगा, उसके बाद उसका बेटा शासक बनेगा, तो क्यों ना मैं जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण करूं और ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करूं, जिससे कि मैं आगे आने वाली अपनी संतति को, ठीक है, पैसे वाला बना सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य का विस्तार कर सकूं, चाहे मेरे सैनिक, ठीक, उसके लिए तैयार हो या ना हो, बिना तैयारी के मैं अपने सैनिकों को झोंक दूं। इस तरह से मान के चलिए कि मैं जो राजस्व प्राप्त हुआ है उस राजस्व का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मैं अपने लग्जरियस लाइफ को जीने में व्यतीत करूं, प्रजा के कष्ट जाए बाढ़ में, मुझे कोई, ठीक है, उनसे परवाह नहीं, मुझे उनसे कोई ऐसी कोई खास उनकी केयर नहीं। तो यही राजतंत्र क्या बन जाएगा? निरंकुश तंत्र बन जाएगा। यही राजतंत्र क्या बन जाएगा? निरंकुश तंत्र बन जाएगा। ये अरस्तु बोलता है। आ रही है बात समझ में? दूसरा, देखिए, जब शासन की शक्तियां जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। देखिए, शासन की शक्तियां उच्च वंश अथवा कुल में पैदा हुए लोग,
या गुणी लोग, ठीक है, जिनके पास गुण होते हैं, ठीक है, या जो संपत्तिशाली लोग होते हैं, जब उनके हाथों में होती है, वो 4 5 6 7 लोग या 10 लोग मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं, अपने अधीनस्थों के माध्यम से वो कानूनों को लागू करवाते हैं और फिर न्याय भी करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे कि ये आपका क्या है बताइए, एक कुलीन तंत्र है। कुलीन का मतलब होता है अभिजात्य वर्ग, ठीक है, अरिस्टोक्रेट क्लासेस को अंग्रेजी में बोलेंगे अभिजात्य वर्ग, जो गुणों के आधार पर, संपत्ति के आधार पर या योग्यता के आधार पर, ठीक है ना, बनती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये भी आमतौर पर ठीक है वंशानुगत हो सकती है। तो ये जब तक जो है ना बच्चे नैतिकता के साथ शासन करती है, क्योंकि ये लोग कौन है, जो कुलीन लोग हैं वो कौन है, जो या तो गुण के आधार पर, योग्यता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ठीक है, संपत्ति के आधार पर। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, ये एक ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक मेंटल एबिलिटी होगी, जिनके पास एक दार्शनिक बुद्धि होगी। लेकिन जब इन लोगों में एक बात, ठीक है, एक बात घर कर जाती है कि हम 4 5 6 7 लोगों के पास ही सत्ता रहनी चाहिए, किसी और के पास सत्ता नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये सब जब अपने अपने हितों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं ज्यादा खाऊंगी तू ज्यादा खा, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे किसमें, ठीक है, ये जो कुलीन तंत्र या श्रेणी तंत्र, विजातीय तंत्र, ये बन जाता है धनिक तंत्र, कि जब ये कहते हैं कि हम ज्यादा खाएं हम ज्यादा खाएं। और तीसरा होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र आमतौर पर अच्छा है, बढ़िया है प्रजातंत्र, ठीक है, जब जनता ही, ठीक है, कानूनों का निर्माण करती है। अब जनता या तो स्वयं कानूनों का निर्माण करे या जनता, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से कानूनों का निर्माण करवाए, ठीक है, या तो जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करे या जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से कानूनों का निर्माण करवाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ठीक है, अच्छा है। लेकिन कई बार क्या है कि जनता विवेक के आधार पर निर्णय नहीं करती। आपने देखा होगा यार, आप में से कितने लोग हैं, हम और आप तो विवेक के आधार पर वोट डालते होंगे, हम देखते होंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कम भ्रष्ट है, भ्रष्ट तो सब है लेकिन कम भ्रष्ट है, कौन विकास के कार्यों को करती है, कौन ज्यादा धर्म और जाति की बात नहीं करती, तो हम तो आजकल इस पे वोट डाल रहे हैं। लेकिन हम अपनी मम्मी पापा से पूछे, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे गांव में, ठीक है, कुछ घर हैं जो ब्राह्मणों के घर हैं, ठीक है, आप विश्वास मानिए, वो ब्राह्मणों के घर आज तक, ठीक है, उन घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो आज तक कांग्रेस को वोट डालते हैं इसी आधार पर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, उनकी बेटी पंडित थी, उनका फिर बेटा पोता पंडित था, बस वो इसी के आधार पर वोट डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बन जाता है, फिर भीड़ तंत्र बन जाता है। जब उसका विकृत रूप होता है तो वो भीड़ तंत्र में एक तब्दील हो जाता है। ये बात सभी को समझ में आई? एक बार बताएंगे आप सब लोग। चलिए, आज मुझे उम्मीद थी कि हम सब लोग, ठीक है ना, इस क्लास में शायद 300 400 के पार जाएं, प्रशांत जी, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम रहे, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने सभी साथियों को भाई बोलते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, ठीक है, एक मिशन है ये मेरा, ठीक है, ध्यान रखना। ये कोई कोर्स ठीक है, ये बाद में है, लेकिन ये है कि एसएसटी से पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, एसएससी से, ठीक है, एलटी ग्रेड में लेक्चरर बनने वाला जो स्टूडेंट है, वो आरडब्ल्यूए से ही बने, ठीक है। और इसके लिए बच्चे मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि इसके लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब बिल्कुल ये, ठीक है, मेरे शब्द हैं, मेरे शब्द हैं, और ठीक है, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता है कि मैं अपने शब्दों पर बिल्कुल खरा उतरता हूं। बिल्कुल जी प्रशांत, बहुत अच्छे, ठीक है। एक बार सब लोगों ने थम्स अप कर दिया और ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो, अब ये क्या है कि अगर ये मुझे लिखाना पड़ा तो इसमें ज्यादा समय जाएगा, तो फिर क्या है, मेरे पास इसके लिए बाकायदा नोट्स हैं। नोट्स हैं, तो जैसे मैंने किसी भी चैप्टर की पूरी बच्चे थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे फैक्ट मैंने रटवा दी आपको। अब उसके बाद फिर आपको क्या है कि आप भी लिखेंगे, क्योंकि मैं भी लिखूंगा तो आप भी लिखेंगे वहां पे, बस समझ गए। अब मैं और आप दोनों लिखेंगे तो समय जाएगा, तो इसलिए हमने, ठीक है, एक नोट्स की व्यवस्था, और वो मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो मेरे ही नोट्स हैं। और वो बिल्कुल भी किताबी भाषा में नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। किताबी भाषा में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्वयं के तैयार किए गए हैं, ठीक है, जिससे कि जब आप कल को मेंस भी दो तो आप मेंस बहुत अच्छे से लिख पाओ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए, अब अरस्तु का ये जो बच्चे शासन का वर्गीकरण है, जब शासन के वर्गीकरण की आपसे आलोचना पूछ ले कि अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना, कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये मेंस में पूछेगा। वर्गीकरण की आलोचना ये आपसे मेंस में पूछेगा कि भाई क्या क्या कमियां हैं अरस्तु के इस क्लासिफिकेशन में। अरस्तु के क्लासिफिकेशन में कौन सी चीज आप मानते हो जो वास्तव में, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है, ये आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होता। उस समय के राज्यों पर तो लागू होता था, जो प्राचीन यूनान था, एथेंस था, ठीक है, वहां पर तो होता था, लेकिन आधुनिक राज्यों पर ये लागू नहीं होता। बात समझ में आ रही है? दूसरा, लोकतंत्र के बारे में अरस्तु की धारणा बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के बारे में, वो लोकतंत्र को कभी भी अच्छा उन्होंने नहीं माना, ठीक है। तीसरा, अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो मौलिक नहीं है, ठीक है, वो मौलिक नहीं है। अरस्तु के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी ये है, ठीक है, 3 कमियां। आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, ठीक है ना। लोकतंत्र के बारे में अरस्तु की गलत धारणा है। अरे हम तो यही लिखेंगे, हमें पता है लोकतंत्र को भीड़ तंत्र होता है, हम जानते हैं लोकतंत्र भीड़ तंत्र होता है, लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र को क्यों बुरा माने? क्योंकि शासन व्यवस्था की आधुनिकता में अगर सबसे बड़ी कोई अच्छी परिभाषा है, शासन व्यवस्था का सबसे नैतिक स्वरूप अगर वर्तमान में कोई है तो वह लोकतंत्र है। तो हम लोकतंत्र को क्यों गलत मानेंगे भाई? बेशक, ठीक है, वो बात हमें पता है कि ज्यादा जनसंख्या जिन देशों में होती है, निरक्षरता होती है, वहां पर ठीक लोगों का व्यवहार भीड़ के आधार पर संचालित होता है, विवेक के आधार पर नहीं। लेकिन फिर भी विश्व के ऐसे देश, ठीक है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वगैरह, इन देशों में आप जाएंगे, ठीक है, जहां पर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा उच्च है, ठीक है, लोग विवेक और बुद्धि से निर्णय लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन देशों में तो लोकतंत्र अगर नहीं होगा तो वहां के लोग तो विद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग, ठीक है, बुद्धि से और विवेक से निर्णय कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है ना। ये तो विश्व के कुछ ही देशों में हो रहा है, बाकी के सभी देशों में तो विवेक और बुद्धि से ही निर्णय हो रहा है, भावनाओं से कुछ ही कम लोगों में हो रहा है। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना। तो लोकतंत्र के संबंध में अरस्तु की धारणा गलत है, धारणा गलत है, ठीक है, मतलब बहुत शानदार है यार, गलत है। और तीसरा, जो मैंने बताया कि अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है मौलिक नहीं है, इसमें मौलिकता का अभाव है, मौलिक नहीं, क्योंकि राजतंत्र के बारे में तो पहले से ही प्लेटो ने भी तो बताया था, ठीक है ना। जो इनके गुरु हैं वो खुद, ठीक है, राजतंत्र को अच्छा बता के गए, वो कुछ राजतंत्र के बारे में बहुत बढ़िया बता के गए, ठीक है। आइए, अब अरस्तु के संबंध में नागरिकता क्या है? नागरिकता, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ठीक है, एक नागरिक कैसा होना चाहिए और एक अच्छे सिटीजन के क्या क्या गुण होने चाहिए? ओ, सिटीजनशिप,
सिटीजनशिप, नागरिकता। तो एक अच्छे नागरिक के क्या-क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, किन-किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को ठीक है उस राज्य की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, ये सारी बातें नागरिकता के बारे में अरस्तू ने बहुत खुलकर बात की है। अरस्तू ने क्रांति के बारे में भी अच्छे से बात की क्योंकि यही 3 टॉपिक है और इन 3 टॉपिक के साथ अरस्तू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब सबसे पहले नागरिकता के बारे में हम बात करते हैं। तो अरस्तू बताते हैं कि देखो, एक तो नागरिक और गैर नागरिक में अंतर आप समझो कि कोई बाहरी व्यक्ति जो आपके राज्य में बिज़नेस करने के लिए या शिक्षा लेने के लिए आया, वो नागरिक नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वह राज्य की सभी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकारी नहीं है। नागरिक वो है जो राज्य की समस्त कार्यवाहियों में भाग लेता है। ठीक है? उसको नागरिक कहेंगे। मतलब राज्य की समस्त कार्यवाहियों में भाग लेता है का मतलब है कि वह उत्पादन में भी भाग लेता है, वह नीति निर्माण में भी भाग लेता है। ठीक है? वो सभी प्रकार की कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, वो नागरिक है। ये तो हम भी समझते हैं आज। ठीक है? जैसे कि अगर हम कुछ मौलिक अधिकारों को देखें तो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जैसे आर्टिकल ठीक है 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है? आर्टिकल 19 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति थोड़ी ना भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिक वो माना जाएगा ठीक है जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जो किसी मंत्री पद का ठीक है ना चुनाव लड़ सकता है मतलब किसी सांसद का ठीक है या फिर वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी तो वही तो भारत का नागरिक ना। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई नागरिक सभी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं परंतु गैर नागरिक ऐसा नहीं कर सकते। पहले तो एक अंतर समझ लो। दूसरा अरस्तु साहब की पुस्तक हम सब लोग जानते हैं पॉलिटिक्स ठीक है सबसे जबरदस्त पुस्तक मानी जाती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है ना मेरे प्यारे बच्चे इस पॉलिटिक्स में ही ठीक है इस बात को उल्लेख किया गया है कि अच्छे नागरिक के गुण क्या-क्या होते हैं और अगर कोई व्यक्ति ठीक राज्य का नागरिक नहीं है तो वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उसको कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो इसका उल्लेख पॉलिटिक्स में किया गया है। ये बात आपसे पूछ सकता है। तीसरी बात आपसे पूछ सकता है कि पॉलिटिक्स के किस खंड में, पॉलिटिक्स के किस भाग में इस बात की चर्चा की गई है तो आप कहेंगे पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में, पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है? तो सबसे पहले नागरिक नागरिक राज्य की समस्त कार्रवाई में भाग ले सकता है। नागरिक राज्य की समस्त कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है जी, नागरिक राज्य की समस्त कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा अरस्तू की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में, थर्ड पार्ट में, ठीक है? अच्छे नागरिक के गुण, अच्छे नागरिक के गुण और नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका उल्लेख किया गया है। और नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसका उल्लेख किया गया है। अच्छे नागरिक के गुण और भाई अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य का नागरिक नहीं है तो वो नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकता है इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के कौन से खंड में? पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में, पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में बचे नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है? और ठीक है साथ ही साथ अच्छे नागरिक के क्या-क्या गुण होते हैं। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? चलिए अब नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचार क्या है मैं यहीं पर लिख दूं। नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचार क्या है? सबसे पहला है आवास। ठीक है ना? हैबिटेट। हैबिटेट अरस्तु सीधा-सीधा बोलते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं कि जो राज्य में निवास कर रहा है वह राज्य का नागरिक माना जाएगा। ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा है बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं ताजमहल देखने के लिए। मैं आगरा में रहता हूं। ठीक है? जब मैं आगरा में रहता हूं तो जब मैं कभी ताजमहल की तरफ जाता हूं ठीक है घूमने के लिए कभी चलो ठीक है छुट्टी मिल गई ठीक है आप लोगों से फुर्सत हमें मिली तो हम भी कभी घूमने चले जाते हैं। तो बहुत सारे विदेशी सैलानी है। ठीक है? अब क्या है एक कॉन्सेप्ट चल गया है होम स्टे का। ठीक है? तो वो 5 से 7-8 दिन के लिए आते हैं होटल में ना रुक के वो कोई अच्छा सा होम स्टे ढूंढ लेते हैं या फिर होटल में भी रह रहे हैं चलो तो वो उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं वो भारत का पानी पी रहे हैं वो भारत का खाना खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं जिस देश के हैं उस देश से पानी और खाना मंगा के खा रहे हैं वो भारत की धरती पर रह रहे हैं लेकिन वो भारत के कल्चर में है इस समय तो क्या वो भारत के नागरिक बन जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं नहीं। ठीक है? तो अरस्तु साहब यही बात कहते हैं कि राज्य में केवल निवास करने से ही कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं बन जाता क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं अरस्तु बहुत बड़ी आदमी है मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन महिला और दासों के संबंध में अरस्तु के जो विचार हैं वो समानता वाले नहीं है। ठीक है? जैसे इन्होंने खुद बोला है कि दास राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आवास आवास के आधार पर मतलब निवास के स्तर पर किसी भी व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? माना जा सकता क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि क्योंकि राज्य में तो क्योंकि राज्य में तो राज्य में तो विदेशी और दास दोनों निवास करते हैं। मतलब अरस्तु देखिए दासों को चलो विदेशियों को आप नागरिकता मत दो ठीक है वर्तमान कानून भी जो है वर्तमान जिन देशों में आधुनिक लोकतंत्र है वो भी विदेशियों को नागरिक नहीं मानते लेकिन दासों के संबंध में देखिए इसका जो निर्णय है इसके जो विचार हैं अरस्तु के वो पक्षपातपूर्ण है। ठीक है जी क्योंकि राज्य में तो विदेशी और दास भी निवास करते हैं। दास भी निवास करते हैं। देखिए राज्य में तो विदेशी और दास भी निवास करते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं? प्लीज एक बार बताएंगे प्लीज। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है दूसरा अगर कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं है ठीक है अगर कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं है तो उसको कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं है। सीधी सीधी बात बोली है उन्होंने। अगर कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं है तो उसे कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जैसे आप हमारे संविधान में देख लीजिए बहुत सारे मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है तीसरा मताधिकार से वंचित ऐसे लोग
जो मत के अधिकार से वंचित हैं, जिनको मत का अधिकार नहीं दिया गया, मताधिकार से वंचित और निष्कासित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं माने जाएंगे। मताधिकार से वंचित, ऐसे लिख देता हूं मैं, मताधिकार से वंचित ऐसे व्यक्ति जिनसे मत का अधिकार छीन लिया गया है, और मताधिकार से वंचित और निष्कासित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ब्लर करने लग गया होगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, और अगर ऐसे व्यक्ति बेटा जो मताधिकार से वंचित हैं और निष्कासित हैं, ठीक है, तो उनको भी नागरिक नहीं माना जाएगा। और चौथी बात जो प्लूटो ने कही भाई साहब, ऐसी बात कह दी चौथी, सॉरी मैं बार बार प्लेटो बोल देता हूं इनको, अरस्तु माफ करना। चौथी बात जो बेटा अरस्तु ने कह दी, ऐसी बात कह दी कि बहुत सारे लोगों के इन्होंने आत्मा को झकझोर दिया अपने दर्शन में। तुम्हें पता है भारत में जो नागरिकता मिलती है, भारत में नागरिकता मिलने के 5 आधार हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूं, आपको पता है, तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहा हूं, तो नागरिकता मिलने के 5 आधार हैं। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता आपको जन्म से मिल सकती है, वंशक्रम से मिल सकती है, आपको पंजीकरण से मिल सकती है, देशीकरण से मिल सकती है, और किसी भी राज्य क्षेत्र के भारत में मिल जाने से भी। तो जन्म से हम जितने भी लोग इस क्लास को दिख रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम सभी में, ठीक है, हम सारे लोग जो इस क्लास को दिख रहे हैं 100% पीपल्स ऐसे होंगे, 100% स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, जो जन्म से भारत के नागरिक हैं। क्या होता है भाई जन्म से भारत का नागरिक? जन्म से भारत का नागरिक है कि हमारे पिताजी हमारी माताजी भारतीय नागरिक थे, और हमें भी भारतीय नागरिकता मिल गई, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ, और हमारे जन्म के समय हमारे माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था, तो हम भी भारत के नागरिक बन गए। एक सेकंड, देखिए भाई, हम भी भारत के नागरिक बन गए जन्म से। तो ये कहते हैं कि नागरिकता वंशानुगत प्रदान नहीं की जा सकती। नागरिकता वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है, मतलब इस आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती कि उसका बाप मतलब उसके पिताजी या उसकी माताजी, ठीक है, उस राज्य के नागरिक थे। तो इस आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती कि साहब एक अमुक व्यक्ति के पिताजी अमुक व्यक्ति की माताजी, ठीक है, या दोनों में से कोई एक या दोनों ही नागरिक थे। तो नागरिकता वंशानुगत नहीं है। नागरिकता किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों के आधार पर दी जाएगी। उसके गुणों का मूल्यांकन किया जाएगा। गुणों का मूल्यांकन करने पर अगर वह उस राज्य का नागरिक बनने की योग्यता रखता है, ऐसे गुण रखता है, तो उसका राज्य का नागरिक उसे बनाया जाएगा, अन्यथा उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसको राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वंशानुगत नहीं है नागरिकता। हाँ, और त्यागने के 3 तरीके हैं, बहुत अच्छे। चलिए जी, क्लियर है? तो नागरिकता वंशानुगत नहीं है, मतलब जन्म से कोई भी व्यक्ति ठीक है नागरिक नहीं माना जा सकता। अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है, ठीक है, तो आपके अंदर वह गुण, आपके अंदर वह योग्यता होनी चाहिए जो अच्छे नागरिक बने जाने के लिए, जो अच्छे नागरिक चुने जाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, प्लीज एक बार सुमंगला कुमारी है, अशोक गौतम है, जॉब वाला है, इमरान अली है, ठीक है, सब लोग एक बार थम्स अप करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे और अरस्तु की क्रांति समझेंगे। अरस्तु की क्रांति, ठीक है ना? क्रांति के क्या मायने हैं? ठीक है, अरस्तु क्रांति को कैसे परिभाषित करते हैं? ठीक, हम लोग जब क्रांति के बारे में बात करते हैं तो हमारे क्रांति का मतलब ही होता है कुछ और। अरस्तु के मतलब में, अरस्तु के मायने में क्रांति क्या है, इसको हम लोग समझेंगे प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग अच्छे से समझ में आ रहा है या खाम मैंने कहा कि थम्स अप कर दो तो थम्स अप कर देते हैं? ठीक, मैंने कहा तो एक बार क्लैपिंग कर दो तो क्लैप कर देते हैं। मैं बोलता हूं कि चलो भाई दिल वाली इमोजी दे दो, एक बार मुझे जरूरत है तुम्हारे दिल की, तो तुम लोग दिल वाली इमोजी दे देते हो। वास्तव में ही समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जैसे ठीक हमने प्लेटो समझाए, अब हम अरस्तु समझा रहे हैं, तो इतना समझ पा रहे हो ना कि अगर कोई भी पूछे कि इनका दर्शन क्या है, इनका राज्य का आधार क्या है, इनका राज्य कैसा है, ठीक है, तो बता पाओगे खड़े होके? ठीक है, जारा जी, जी, ज़रा जी बताओ कहाँ क्या इश्यू है? ज़रा मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं एक बार और फिर से समझाता हूँ। इधर देखो, ठीक है, सबसे पहले ठीक है मैं 10 मिनट के टाइम में मैं आपको समझाऊंगा। 10 मिनट का लेता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में हम राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, हमें 2 तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स आपके सिलेबस में है, वेस्टर्न और इंडिया। अभी हम वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, प्लेटो को हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, हम अरस्तु को पढ़ रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु में क्या मूलभूत अंतर है दोनों के विचारों में, दोनों के राज्य में, ठीक है, वो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था। मैंने बताया था कि प्लेटो साहब यूटोपियन है, मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवादी हैं, बहुत ज्यादा आशावादी हैं, जबकि अरस्तु साहब जो है वह बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। ठीक है, अरस्तु साहब जो है, ठीक है, वो व्यवहार के बारे में बात करते हैं, वह तत्कालीन समस्या और उसके समाधान के बारे में बात करते हैं, जबकि इनके गुरु जो है प्लेटो, उनके आधार पर हम कुछ ऐसा करें कि समस्या हो ही ना, ठीक, हम एक ऐसा राज्य बनाएं जिसमें सभी समान हो, ठीक, जिसमें किसी प्रकार की, तो वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी और आशावादी बात कर देते हैं प्लेटो। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड अरस्तु, गुरु चेले में ये अंतर है। चलिए तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अरस्तु का शासन क्या है, अरस्तु का ठीक है नागरिक किसे माना जाएगा, और अरस्तु के लेकिन अर्थों में क्रांति क्या होती है, ठीक है, क्रांति के क्या मायने हैं अकॉर्डिंग टू अरस्तु साहब। तो शासन के वर्गीकरण में हमने समझा, बाकी का मैंने आपको ये बताया कि कल 17 अगस्त है, ठीक है मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, और कल 17 अगस्त पे ठीक है एप्लीकेशन पर हम पॉलिटिकल साइंस की एक मैराथन लेकर आएंगे एप्लीकेशन पर, जिसमें पूरी कोशिश करेंगे, लाइव मैराथन होगी मेरे प्यारे बच्चे, लाइव क्लासेस होगी, जैसे आपकी यूट्यूब पे चलिए ऐसे एप्लीकेशन पे 3 बजे से, जिसमें हम ठीक है इंडियन थिंकर्स को, हम भारतीय विचारकों को पढ़ेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पहले हम जो है ना भारतीय विचारकों को पढ़ें, और उसके बाद जितने भी ठीक वेस्टर्न थिंकर बचे हुए हैं, जैसे जॉन मिल बचे हुए हैं, आपके हॉब्स बचे हुए हैं, आपका बर्नी जेंथम बचे हुए हैं, तो हम उनको पढ़ लें। बहुत ठीक है सिंपल है, बस यही 2 कठिन होते हैं समझना। ठीक है, चलिए तो कल ठीक है मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग एप्लीकेशन पे इतनी ही संख्या में मिलेंगे जितने अब हम हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि अरस्तु का जो शासन है, अरस्तु बोलते हैं कि शासन के 2 प्रकार के रूप होते हैं, एक शुद्ध रूप, एक जिसको आप सामान्य रूप कहेंगे। शुद्ध और सामान्य रूप का मतलब है ये श्रेष्ठ और नैतिक रूप है। दूसरा होता है विकृत रूप, जब उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या अनैतिकता आ जाती है तो शासन अपने मूल स्वरूप से भटक जाता है, और जब शासन अपने मूल स्वरूप से भटकता है मेरी बहन जारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकृत रूप कहेंगे। अब शासक वर्ग में शामिल व्यक्ति, अगर शासक वर्ग में एक व्यक्ति शामिल है, एक मतलब शासन की समस्त शक्तियां अगर एक व्यक्ति के हाथ में है तो उसको राजतंत्र कहते हैं, और वो राजतंत्र जब उसमें विकृति आ जाती है तो वो बदल जाता है किसमें, निरंकुश तंत्र में। ठीक है, वो किसमें बदल जाता है, निरंकुश तंत्र में। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे समानता पूछी जाए कि भाई प्लेटो और अरस्तु में समानता क्या है, असमानता तो मेरे बता दी, समानता ये है कि दोनों ही राजतंत्र को अच्छा मानते हैं। प्लेटो भी मानते थे कि राजा दार्शनिक
होना चाहिए जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह प्यार करे, ठीक है ना। और राजा ही होता है जो हमेशा प्रजा के बारे में अच्छा सोचता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अरस्तु भी वैसा ही सोच रहे हैं कि राजा अभिभावक है, राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में अच्छा ही सोचेगा, बेहतर ही सोचेगा, क्योंकि उसको एक लगातार अपने राज्य में समृद्धि और संपन्नता लानी है, तो वो सोचेगा ही सोचेगा। ठीक है, इसके बाद शासक वर्ग में अगर कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, मुट्ठी भर लोग, दो से अधिक लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, तो उसको कुलीन तंत्र, श्रेणी तंत्र या अभिजात्य तंत्र कहते हैं। जब ये विकृत हो जाता है तो उसको हम धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र के नाम से जानते हैं। और अगर शासन में सभी लोग सम्मिलित रूप से मतलब पूरी जनता, तो उसको प्रजातंत्र, संयुक्त प्रजातंत्र या मध्यवर्गीय तंत्र बोलते हैं। मध्यवर्गीय तंत्र बोलते हैं, संयुक्त प्रजातंत्र या मध्यवर्गीय तंत्र बोलते हैं इसको, मध्यवर्गीय तंत्र बोलते हैं। लेकिन जब ये विकृत हो जाता है तो उसको हम भीड़ तंत्र बोल देते हैं। शासन के 3 अंग हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप प्राचीन से प्राचीन किसी भी पुरानी से पुरानी किसी भी आप शासन व्यवस्था को देखिएगा, उसमें शासन के ये तीनों रूप किसी ना किसी फॉर्म में जरूर उपस्थित होंगे। शासन के तीनों अंग, ठीक है, किसी ना किसी शासन प्रणाली में बच्चे जरूर किसी ना किसी रूप में पाए जाएंगे। जैसे आप सिंधु सभ्यता में देखिए शासन के तीनों अंग थे, ठीक है। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखिए, आप ठीक है मिस्र की सभ्यता में देखिए, तो विश्व की सबसे प्राचीन जात सभ्यताएं होगी जिनके बारे में हमको जानकारी है। तो इन सभ्यताओं में शासन के तीनों अंग किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं सैंधव वासियों की ठीक सभ्यता पढ़ाऊंगा, मैं वहां पर आपको सैंधव वासियों का प्रशासन पढ़ाऊंगा, उनका शासन पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पर बताऊंगा वैदिक सभ्यता में भी शासन के तीनों अंग किसी ना किसी रूप में थे। वहां पर कुल मिलाकर 12 तीर्थ होते थे, 12 तीर्थों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। वहां पे 3 लेकिन समितियां होती थी, 3 संस्थाएं होती थी, सभा, समिति और विधत। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विधायिका एक ऐसी संस्था जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था होती है मेरी बहन। एक कार्यपालिका जो निर्मित कानूनों के आधार पर शासन करने वाली या कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था होती है। और प्लस बच्चे जुडिशरी जो निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था होती है। तो निर्मित कानूनों के आधार पर जो न्याय करने वाली संस्था है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जुडिशरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि शासन के तीनों अंग अपने कार्यों को करेंगे जो इनको संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा सौंपे गए हैं। ये एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक कमेंट है, अच्छे से समझ में आ रहा है। रूपा कह रही है कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही टीचर चुना है। चलिए ठीक है, आज सभी लोग एनरोल कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हाँ। अच्छा, जरा जी पहली बार पढ़ रही हैं इसलिए इनका मन नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए किसी और टीचर से पढ़ेंगी तो सो जाएंगी। चलिए हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये मैं निश्चितता के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एक ऐसा विषय है, तीनों विषयों की जो डेमो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हैं। आपके सिलेबस में जो सबसे पहली यूनिट है वहां से दिए हैं। बीच में से मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठाया कि भाई ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा अच्छा है, नहीं, केवल यहीं पर मैंने बीच में से उठाया है। इसलिए नहीं कि ये मेरा अच्छा है पोर्शन, ठीक है, इसलिए नहीं कि ये मेरा अच्छा है या फिर इसमें मैं बहुत ज्यादा महारत हासिल की हूं, इसलिए क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप विचारक से स्टार्ट कीजिए, हमें ये देखना है, परखना है, जानना है कि आप थिंकर्स को कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान तो हर कोई पढ़ा देता है। और सर हम जानते हैं आप पॉलिटिकल साइंस, पीसीएस वगैरह में सब में आप ही पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये जानना है ना। तो ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सो जाएंगे वास्तव में, क्योंकि मैं खुद सो जाता था, लेकिन जब मैं पढ़ता था, मैं तैयारी करता था अपनी, मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट था। ठीक है, चलिए तो क्लियर है। तो शक्ति का प्रतिकरण कहता है कि शासन के जो तीनों अंग हैं ये अपना अपना कार्य करेंगे और कोई भी एक दूसरे के कार्यों में किसी भी तरह का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब अरस्तु का जो शासन है उसके वर्गीकरण की आलोचना होती है। अरस्तु के शासन की वर्गीकरण की आलोचना क्यों होती है, ठीक है अशोक? इसलिए होती है क्योंकि आधुनिक राज्यों पर ये लागू नहीं होता। लोकतंत्र के संबंध में अरस्तु की धारणा ही गलत है। लोकतंत्र को अरस्तु बहुत अच्छा नहीं मानते, राजतंत्र को बहुत बेहतर मानते हैं। और अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो एक्चुअली मौलिक, कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का वर्गीकरण ठीक आ चुका है उनके गुरुजी के द्वारा। चलिए अब इसके बाद अरस्तु की नागरिकता क्या है? तो अरस्तु बोलते हैं कि नागरिक ऐसा होता है जो राज्य की समस्त कार्य प्रणालियों में, राज्य की समस्त कार्रवाइयों में पार्टिसिपेट करे, उसको नागरिक माना जाएगा। गैर नागरिक राज्य के समस्त कार्यों के संचालन संपादन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपकी कॉलोनी वगैरह में कोई फंक्शन होता होगा, आप जिस कॉलोनी में रहते होंगे, जैसे अभी जन्माष्टमी पे हमारी कॉलोनी में फंक्शन है, ठीक है, तो वहां पे जितने भी हमारी कॉलोनी में रहने वाले जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया कुर्ता पजामा ये सब वो मंदिर पे जाएंगे और वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और यहाँ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता ना, जो हमारी कॉलोनी में रहने वाला नहीं है वो नहीं जा सकता, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। तो ठीक वैसे नागरिक है जो राज्य के सीमाओं के भीतर रहते हैं, केवल सीमाओं के भीतर नहीं रहते बल्कि वह उस राज्य के नागरिक भी हैं, ठीक है, तो वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, पॉलिटिक्स के थर्ड पार्ट में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, ये बात उन्होंने बताई है यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर बताया कि नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति नागरिकता नहीं है, नागरिक नहीं है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्लियर है। आवास, तो निवास के स्थान पर किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राज्य में तो विदेशी और दास भी निवास करते हैं। तो मैंने बताया दास के संबंध में अरस्तु का एक सिस्टम अलग है थोड़ा सा, अरस्तु दासों को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। कानूनी अधिकार भी प्राप्त नहीं है, मताधिकार और निष्कासित व्यक्ति, ठीक है ना, राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मताधिकार से वंचित है और निष्कासित है वह राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को? अब अरस्तु के संदर्भ में क्रांति क्या है ये समझते हैं। अरस्तु के संबंध में क्रांति क्या, देखो अगर हम क्रांति की आधुनिक परिभाषा देखें तो क्रांति की आधुनिक परिभाषा होती है कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। ये बात समझना, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल सर बताओ व्यवस्था में कैसे आमूलचूल परिवर्तन, तो मैं बताऊंगा जैसे कि 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में भारतवासियों ने एक बात तो निश्चित कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस विदेशी सत्ता को हमें उखाड़ फेंकना है। ठीक है, सभी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छोटे जमींदार हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी की एकमात्र उद्देश्य था कि भाई हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, इसलिए विदेशी सत्ता को उखाड़ने के लिए ठीक है हिंसक क्रांति कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है क्रांति है। ऐसी अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की क्रांति हो गई, ठीक है, जहां पर राजतंत्र को उखाड़कर संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया। आपकी फ्रांस की क्रांति हो गई, ठीक है, या फिर आपकी ठीक है रूस में जो जार की क्रांति हुई वो हो गई, या फिर आपकी चाइना की साम्यवादी क्रांति हो गई 1948 की, ठीक है, तो ये क्रांति है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्रांति है। अगर हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्रांति को तोड़ें तो क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। लेकिन ठीक है ना, लेकिन अरस्तु की क्रांति ये नहीं है। अरस्तु बोलते हैं किसी भी व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हो या ज्यादा परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान में संशोधन भी हो, ठीक है, तो वो भी क्रांति ही है। अरस्तु की क्रांति व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, बल्कि कोई भी छोटी घटना क्रांति का रूप धारण कर सकती है। अरस्तु की क्रांति कोई आमूलचूल परिवर्तन की घटना नहीं है, घटना नहीं है, ठीक है ना। कोई भी
कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, ठीक है, क्रांति का हिस्सा हो सकता है या क्रांति हो सकता है। कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? क्रांति हो सकता है। ठीक है, मतलब शासन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन ही क्रांति है। अर्थात तीसरा पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अर्थात शासन के स्वरूप में, शासन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन ही, किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन ही परिवर्तन ही क्रांति है। शासन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन ही क्या है बच्चे? क्रांति है। बात समझ में आएगी? जैसे संविधान में कोई संशोधन हुआ, क्रांति है। अरस्तु कहते हैं कि ठीक है, किसी भी राजा ने कोई नया कर लगाया, क्रांति है। पुराने कर को हटा दिया, क्रांति है। कराओं की दर को बढ़ा दिया, क्रांति है। ठीक है, तो ये है अरस्तु की क्रांति। बात समझ में आ गई? तो शासन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स्ड चेंजमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी बलात् परिवर्तन, ठीक है, उसके स्वरूप में, शासन के स्वरूप में, उसके गठन में किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन ही क्रांति है। किसी भी प्रकार का बलात् परिवर्तन क्रांति है। वजह कोई आमूलचूल परिवर्तन की घटना इन्होंने क्रांति को नहीं माना। कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। हाँ, बस एक कंडीशन है कि वो फोर्स्ड होना चाहिए, वो बलात् होना चाहिए। बलात् परिवर्तन, पोस्ट बलात् परिवर्तन। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि संविधान में संशोधन हुआ, ठीक है, जनता के, सॉरी, संविधान में संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन हुआ बच्चे जनता के दबाव के कारण। ठीक है, राजा ने किसी भी प्रकार के कोई टैक्सेस को हटाया जनता के दबाव के कारण। ठीक है, राजा ने सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की और सिंचाई कर लगाया जनता के दबाव के कारण। तो यहां पर कोई बलात् या कोई फोर्स्ड काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के बलात् परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? क्रांति कहेंगे। आइए बात समझ में, क्रांति। जी, ठीक है, एक बार प्लीज, बलात् मींस फोर्स्ड बेटा, फोर्स्ड। ठीक है, जैसे ठीक है, तुम्हारे पापा ने एक बार बोला बच्चे सुबह सुबह जग जाया करो, अच्छा होता है सुबह जगना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा 10-20 मिनट टहल के आओ, अच्छा लगता है, बहुत फील गुड होता है। नहीं जगे तुम पहले दिन, दूसरे दिन भी पापा ने बोला नहीं जगे तुम, तीसरे दिन पापा ने डंडा मारा तुम्हारे। देखो ना, तुम केवल जगे, दौड़ लगा के आए उस दिन, बलात् परिवर्तन हुआ तुम्हारे जीवन में। दैट इज कॉल्ड क्रांति अकॉर्डिंग टू अरस्तु। इसी को क्रांति कहेंगे अरस्तु के अनुसार। ठीक है, जरा मेरी बहन समझ में आया? इमरान अली बेटा समझ में आया? ठीक है, साइंस सागर, मिंटू गॉड, त्रिशला, श्वेता राज, नहीं 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 श्वेता, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा एज इट इज, ये पीडीएफ आपको मिलेगा सेम एज इट इज, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग में, प्लस इसी को लिखा हुआ एक और नोट्स मिलेगा, इसी चीज को लिखा हुआ और एक नोट्स आपको मिलेगा। ये किसी और कोर्स में नहीं मिला, केवल एसएसटी में आपको मिला, एक नोट्स और मिला हुआ मिलेगा, पूरा टाइप किया हुआ। जो पूरा टाइप किया हुआ नोट्स मिलेगा, आप उसकी प्रिंट आउट निकलवाना। मेरी बात आ रही है समझ में? आप उसकी निकलवाना प्रिंट आउट। एक प्रिंट आउट निकलवाने में रुपया बहुत लगेगा आपका, ये बात हकीकत है ना? लेकिन आप ठीक है, रुपया बचा लो, आप उसको अपना नोट्स बना लो। ठीक है, आप एक दिन का समय लेके बच्चे बड़े आराम से उनको लिख लो, पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, प्रिंट आउट वाले को, जो मतलब जो टाइपिंग फॉर्म में होंगे। विश्वजीत यादव जी, नहीं विश्वजीत आप गलत कह रहे हैं। ठीक है ना, नहीं विश्वजीत, ठीक है ना, मैं बाई चॉइस एक टीचर हूँ विश्वजीत जी, बाई चॉइस एक टीचर हूँ मैं। और ठीक है, ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, मैं कैमरे के सामने, चलो आपने बोला ही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ठीक है 2016-2017 लगातार 2 साल में समीक्षा अधिकारी, 2017 में और 2016 में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मैं चयनित हूँ। ठीक है, चलिए क्रांति को एक बार रिपीट करो बच्चे। ठीक है, क्या है क्रांति? क्रांति क्या है? व्हाट इज रिवॉल्यूशन? व्हाट इज रिवोल्ट? तो सामान्य तौर पर क्रांति की एक जनरल सी परिभाषा होती है, वो होती है, क्रांति को हम लोग बोल देते हैं कि भाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति है। ऐसा बोल दिया कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति है। लेकिन अरस्तु की क्रांति ऐसी नहीं है। अरस्तु बोलते हैं कि भाई कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन जो छोटा हो या बड़ा हो, वो क्रांति है। मतलब फोर्स्ड हो, ठीक है, अंतर्मन से ना हो, कोई बाहरी कारक, कोई आउटर फैक्टर काम कर रहा हो, और जब कोई आउटर फैक्टर काम कर रहा हो, ठीक है, तब इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, क्रांति कहेंगे। तो कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति हो सकता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्रांतियों के प्रकार, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्रांति? ठीक है, अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांतियों के क्या क्या प्रकार हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि जब शासन पद्धति में क्रांति हो। ठीक है, शासन पद्धति में, ठीक है, मैं बता देता हूं कि शासन पद्धति में क्रांति मतलब, शासन पद्धति, इसका मतलब क्या होता है? शासन पद्धति में क्रांति का मतलब बच्चे, जैसे मान के चलिए कल तक राजतंत्र था कहीं पर, ठीक है, कल तक किसी भी राज्य में राजतंत्र स्थापित था, किसी भी राज्य में कल तक राजतंत्र था, और वहां पर किसी भी राज्य में राजतंत्र स्थापित था, और वहां पर क्या किया कि वहां के ठीक है कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जो ठीक है सामंतवादी थे, जो अरिस्टोक्रेट क्लास से आते थे, कुल के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर या संपत्ति या शिक्षा किसी के भी आधार पर, उन्होंने राजा के शासन को हाईजैक कर लिया, या फिर उन्होंने राजा को एक फोर्सफुली मजबूर कर दिया कि इस राज्य में राजतंत्र नहीं बल्कि इस राज्य में कुलीन तंत्र चलेगा, अरिस्टोक्रेसी चलेगी। ठीक है, तो मतलब जब एक प्रकार की शासन पद्धति बदलकर किसी दूसरी प्रकार की शासन पद्धति स्थापित हो जाए, बस समझ, जैसे राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र, या कुलीन तंत्र के स्थान पर जनतंत्र, लोकतंत्र, या लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र, मतलब जब शासन पद्धति बदल जाए तो उसको हम कहते हैं शासन पद्धति में क्रांति। एक प्रकार की शासन पद्धति के स्थान पर, एक प्रकार की शासन पद्धति के स्थान पर, ठीक है,
दूसरी शासन पद्धति स्थापित हो जाए। एक प्रकार की शासन पद्धति के स्थान पर जब दूसरी प्रकार की शासन पद्धति स्थापित हो जाए, ठीक है, शासन पद्धति में क्रांति कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होती है शासन पद्धति में क्रांति? बोलेंगे क्या होती है शासन पद्धति में क्रांति? तो बच्चे, जैसे कल तक राजतंत्र था और टिकमुट्ठीवर लोग जो कि कुलीन लोग हैं, अरिस्टोक्रेट पास से आते उन्होंने राजा को मजबूर कर दिया, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वह शासन पद्धति में क्रांति है, क्योंकि शासन पद्धति बदल गई। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा, शासक वर्ग की क्रांति। दूसरी प्रकार की क्रांति यहां पर बोलते हैं शासक वर्ग की क्रांति। शासन वर्ग की क्रांति का मतलब है कि शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं समझाऊंगा। शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा परंतु शासक वर्ग बदल जाएगा। शासक वर्ग बदल जाएगा मतलब, मैं समझा रहा हूं, बदल जाएगा। मैं समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, शासक वर्ग बदल जाएगा। जैसे ठीक है, आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, ठीक है, आदि तुर्क वंश का शासन था। गुलाम वंश या आदि तुर्क वंश आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। उस गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, जिसे हराने के बाद इल्तुतमिश, ठीक है, उसने राजगद्दी हासिल की और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका रुकनुद्दीन फिरोज जो उसका पुत्र था, उसने गद्दी हासिल की और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो राजगद्दी हासिल की उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बेहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मशहूर शाह शासक बना, ठीक है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद और फिर बनता है बलबन। बलबन के बाद जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, कैकुवाद और ट्यूमर्स दो छोटे-छोटे व्यक्ति शासक बनते हैं और उसके बाद ठीक है, शासन की शक्ति एक व्यक्ति अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है, और वो शासक बन जाता है। और फिर जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, शासन व्यवस्था स्थापित करता है और आदि तुर्क या फिर गुलाम वंश या फिर दास वंश खत्म हो जाता है और एक दिल्ली सल्तनत पर नई वंश का शासन स्थापित होता है, जिसको खिलजी वंश कहते हैं। खिलजी वंश का शासन पे स्थापित होना खिलजी क्रांति कहलाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब निम्न जाति के तुर्क गद्दी पर बैठे। क्रांति है, ठीक है ना, क्रांति है। चलता राजतंत्र ही रहा, शासन व्यवस्था वही चलेगी, चलेगा राजतंत्र, मतलब शासक बदल गया। शासन व्यवस्था नहीं बदली, यहाँ पर शासन व्यवस्था बदली, यहाँ पर शासन व्यवस्था वही रही, बस शासक बदल गया, ठीक है। गुलामों के हाथ से सत्ता खिलजियों के हाथों में चली गई। खिलजी क्रांति कहलाए। खिलजी भी कैसे? जो निम्न जाति के तुर्क थे, ठीक है। ऐसे ही 1757 में प्लासी युद्ध में आप सभी को पता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि बंगाल का बनने वाला पहला कठपुतली नवाब था, जो अंग्रेजों के निर्देशन में ही कार्य करेगा। उसको कठपुतली नवाब कहा गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाता है। क्यों प्रथम क्रांति कहलाता है? क्योंकि कठपुतली नवाब बनाए जाने का नया दौर शुरू हुआ। मीर जाफर के बाद जब मीर जाफर डचों से मिलने लगा तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके भतीजे मीर कासिम को अगला शासक बना दिया। इसको बंगाल की दूसरी क्रांति कहा गया। क्यों क्रांति कहा गया? ठीक है, शासन व्यवस्था वही चलती रही, बस बेटा शासक बदल गए, शासक बदल गए। ये बात समझ में? ठीक है। तीसरा होता है जिसको आप लोग कहेंगे सीमित क्रांति। सीमित क्रांति, ठीक है। और चौथी आंशिक क्रांति। बस ये चार प्रकार की क्रांति इन्होंने बताई है, सीमित और आंशिक क्रांति। सीमित क्रांति का मतलब क्या होता है बच्चे? कि क्रांति सीमित अर्थों में होती है। क्रांति सीमित अर्थों में होती है, ठीक है। क्रांति सीमित अर्थों में होती है। सीमित अर्थों में का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ना तो शासन पद्धति बदली, ना ही शासक वर्ग बदला, कुछ नहीं बदला, ना शासन पद्धति बदली, ना शासक वर्ग बदला, बस शासन व्यवस्था में, ठीक है, छिटपुट छिटपुट संवैधानिक परिवर्तन हो गए। शासन व्यवस्था में, ठीक है, संवैधानिक कुछ परिवर्तन हो गए, सीमित क्रांति कहेंगे। सीमित क्रांति कहेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? और अगर शासन के किसी अंग में कोई परिवर्तन हुआ, शासन का कोई भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन के किसी अंग में परिवर्तन हुआ तो आंशिक क्रांति। बात समझ में आ रही है? आंशिक क्रांति। तो ये है, ठीक है, ये अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के प्रकार हैं। और अरस्तु की क्रांति क्या है? अरस्तु की क्रांति को भी मैंने आपको समझा दिया। तो एक बार सब लोग थम्स अप करेंगे। ये बात सभी को समझ में आई? आप लोगों के लिए ये पीडीएफ में सेव कर देता हूं। और फिर आप सभी को पता है कि कल रविवार को हम 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद पटेल साहब, कल रविवार को हम 3 बजे मिलेंगे।